नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको देंगे सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर है, सूत्र बता रहे हैं कि 9 जून को शाम 7:15 पर शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी और 9 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ मोदी लेने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि शपथ ग्रहण जो है अब 9 जून को होगा। पहले 8 जून की तारीख सामने आ रही थी, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि 9 जून को शाम 7:15 पर पीएम पद की शपथ एक बार फिर से मोदी लेने जा रहे हैं। तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है बीजेपी और मोदी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 9 जून की तारीख सामने आ रही है, पूरी तैयारियां हो रही हैं। आपको बता दें कि एनडीए इस बार एक बार फिर से सत्ता में रहेगी और प्रधानमंत्री के पद पर मोदी का नाम सामने आया है और मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। 9 जून की तारीख रहने वाली है जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह रहेगा। इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है और आज भी बड़ी बैठक बीजेपी कर रही है। आपको बता दें कि कल एनडीए की बैठक हुई थी, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। एनडीए की बैठक में सभी दलों के नेता मौजूद थे, जिसमें एकमुश्त होकर मोदी को अपना नेता चुना है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको देंगे। सरकार बनाने के लिए कल चलेगा बैठकों का दौर। सुबह 11 बजे होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद होगी एनडीए संसदीय दल की बैठक में चुना जाएगा एनडीए संसदीय दल का नेता। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे। एनडीए घटक दलों के अध्यक्ष भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। बैठक के बाद पेश किया जाएगा सरकार बनाने का दावा। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि सरकार बनाने के लिए कल बैठकों का दौर चलने वाला है। बैठक में बीजेपी संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद होगी एनडीए संसदीय दल की बैठक। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। बैठक में चुना जाएगा एनडीए संसदीय दल का नेता। तो बैठकों का दौर अब शुरू होने वाला है क्योंकि बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शामिल रहने वाले हैं और बैठक के बाद पेश किया जाएगा सरकार बनाने का दावा। सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और संसदीय दल की बैठक बीजेपी की सुबह 11 बजे होने जा रही है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि सरकार बनाने से जुड़ी कुछ बड़ी बातें। पहली बात, टीडीपी सरकार को बाहर से समर्थन दे सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी है। टीडीपी ने स्पीकर पद और एनडीए का संयोजक पद मांगा है और साथ ही साथ टीडीपी का दूसरा विकल्प कुछ अहम मंत्रालय टीडीपी को मिले, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी है। जेडीयू ने की 3 अहम मंत्रालय की मांग। नीतीश ने रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मांगा है और जेडीएस ने कृषि मंत्रालय मांगा है। चिराग मांझी ने मंत्रालय की मांग की है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है जीतन राम मांझी और चिराग को एक मंत्रालय मिल सकता है। शिंदे गुट ने भी 2 मंत्रालय की मांग की है और जेडीएस ने भी 2 मंत्रालय की मांग की है। तो ये सरकार बनाने से जुड़ी 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। जो भी दल बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए में रहकर सरकार बनाएगा, उनकी अपनी अपनी मांगे हैं। तो नतीजों के बाद से ही दोनों तरफ हलचल है। एक तरफ जहां एनडीए पूर्ण बहुमत में और सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से भी बयानों का दौर जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में गठबंधन के साथियों का साथ बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। 140 करोड़ भारतीयों की जीत। देश की जनता का जनाधार एक बार फिर एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत दे चुका है। 2014 में जिस मुकाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे, 2024 में भी वहीं खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि आंकड़े बदल गए हैं। बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े तक अकेले बेशक न पहुंच पाई हो, लेकिन बहुमत उसके साथ है।
क्योंकि एनडीए के पास न सिर्फ 272 का स्पष्ट आंकड़ा है, बल्कि उसके आगे की करीब 25 सीटों पर भी उसका ही कब्जा है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मोदी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जो शोर विपक्ष में सुनाई दे रहा है, जिस तस्वीर की चर्चा हो रही है, वो ये कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। अब एनडीए की बैठक के बाद इसकी तस्वीर भी साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार ने मोदी को समर्थन पत्र सौंप दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को समर्थन दे दिया है। 15 छोटे बड़े दल निर्दलियों का समर्थन बीजेपी को मिल चुका है। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। साथ ही जिस चेहरे पर अब तक सबसे बड़ा सस्पेंस बना था, अब वही नीतीश कुमार मोदी के साथ है। आप तो बनेगी ही, आप तो बनेगी ही। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. And so what about Sir, portfolios? sir, anything? Portfolios, Sir, any Good. portfolio? 10 सालों तक सत्ता के शिखर पर टिके रहना, 10 साल बाद चुनाव में अड़े रहना और उसके बाद जीत की ऐसी तस्वीर तैयार कर देना कि विपक्ष जीतता तो दिखे लेकिन सत्ता से दूर रहे, ये मोदी ही कर सकते हैं और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। तभी तो पिछले 60 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन विपक्ष इसलिए खुश है क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। आंकड़ों में बहुमत से काफी दूर रहने के बावजूद इंडिया गठबंधन की सत्ता पर काबिज होने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको देंगे। एनडीए सरकार के गठन से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 4 अहम मंत्रालय अपने पास रखेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। वित्त और गृह विभाग अपने पास रखेगी बीजेपी। रक्षा विदेश मंत्रालय भी अपने पास रखेगी बीजेपी। गठबंधन के बावजूद प्रमुख मंत्रालय अपने पास रखेगी बीजेपी। ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है। तो ये 4 अहम मंत्रालय हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखने जा रही है। गठबंधन के बावजूद गृह विभाग, वित्त विभाग अपने पास बीजेपी रखेगी। रक्षा और विदेश मंत्रालय भी अपने पास भारतीय जनता पार्टी रखने वाली है। ये बहुत अहम मंत्रालय रहने वाले हैं और इन मंत्रालयों को बीजेपी अपने पास ही रखेगी। एनडीए सरकार के गठबंधन के बावजूद भी ये प्रमुख मंत्रालय अपने पास रखने पर बीजेपी लगातार अपना मोटिव, अपना विजन रखी हुई है। और ऐसे में अगर बात करें अन्य दलों की भी, तो अन्य दल भी एक मंत्रालय, 2 मंत्रालय की मांग लगातार कर रही हैं, जिसमें से कई प्रमुख मंत्रालय जो हैं वो अदर पार्टी मांगने को तैयार है। लेकिन बीजेपी ने भी अपना फोकस रखा है कि वित्त मंत्रालय, गृह विभाग और साथ ही साथ रक्षा और विदेश मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास रखने जा रही है। और एनडीए सरकार गठन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको देंगे। स्पीकर पद अपने पास रख सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से जानकारी है क्योंकि टीडीपी ने की है स्पीकर पद की मांग।
डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है बीजेपी। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। देखिए, बीजेपी स्पीकर का पद भी अपने पास रखना चाहती है, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। और टीडीपी ने स्पीकर पद की मांग की है, लेकिन टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी गठबंधन में भी सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा जो नंबर है वो बीजेपी के पास है। ऐसे में बीजेपी अपनी बातें रखेगी, अहम मंत्रालय और साथ ही साथ स्पीकर का पद भी बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। अब संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें उन्हें संसदीय दल का नेता भी चुन लिया जाएगा और इसके बाद मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। ऐसे पीएम मोदी के नाम पहले से कई चुनावी रिकॉर्ड बन चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्हें सत्ता से बाहर करने का विपक्ष का ख्वाब इस बार भी अधूरा रह जाएगा। एनडीए के दो दल के नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल्द से जल्द सरकार बनाने की भी अपील कर दी है, जबकि पीएम मोदी को एनडीए का नेता भी चुन लिया गया है। सरकार तो बनेगी ही। Sir, how was it? How can we contest elections if you are not a part of NDA? Three parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर एक नया रिकॉर्ड बना लेंगे। पीएम मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आजादी के बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले वो तीसरे व्यक्ति होंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम था। ऐसे नरेंद्र मोदी के नाम कई संसदीय और प्रशासनिक रिकॉर्ड भी हैं। वो बिना विधानसभा का कोई चुनाव पहले लड़े हुए सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। 1960 में गुजरात की स्थापना के बाद से वो एकमात्र मुख्यमंत्री रहे जिसने लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। करीब पौने 13 साल तक लगातार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वहां से सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। पीएम मोदी गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। लगातार 3 विधानसभा चुनाव बीजेपी को जिताने का रिकॉर्ड भी बनाया। गुजरात में रिकॉर्ड बनाने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने और उनकी अगुवाई में बीजेपी और एनडीए ने लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता। नेहरू और मनमोहन सिंह के अलावा मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 5 साल के 2 टर्म पूरे किए हैं और गैर कांग्रेसी नेता में सिर्फ मोदी के नाम ये रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बीजेपी ने अपने 44 साल पुराने इतिहास में अपनी 3 बड़ी जीत हासिल की हैं। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें हासिल हुई। इससे पहले 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी ने 1996, 1998 और 1999 में सरकार बनाई, लेकिन तब एनडीए के सहयोगियों पर भरोसा करना पड़ा। 2024 की यह जीत बीजेपी के इतिहास के लिहाज से तीसरी बड़ी जीत है और ये कीर्तिमान भी मोदी के सर ही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको देंगे। खड़गे ने बुलाई है सीडब्ल्यूसी की बैठक। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, कांग्रेस अध्यक्ष ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। 8 जून सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। चुनाव नतीजों पर इसमें चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको दे रहे हैं। खड़गे ने बुलाई है सीडब्ल्यूसी की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर है, लोकसभा चुनाव नतीजों पर इसमें चर्चा की जाएगी और कांग्रेस अध्यक्ष ने ये सीडब्ल्यूसी की बैठक को बुलाया है। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे 8 जून को ये बैठक बुलाई गई है। तो ये अहम जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उस पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में, इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है और ये बैठक अपने आप में बेहद ही अहम मानी जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सीडब्ल्यूसी की ये बैठक बुलाई है। और चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी की।
क्योंकि यही वो जोड़ी है जिसने यूपी में नया रिकॉर्ड कायम किया है। 2017 के परिणामों से सीख लेते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ऐसा खेल किया कि बीजेपी को अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाने से रोक दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ कैसे? कैसे राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने चुनाव में उलटफेर किया? पूरी कहानी आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आज यूपी में हर जुबान पर एक ही नाम, एक ही शख्स गूंज रहा है, अखिलेश, अखिलेश, अखिलेश। इस कहानी में एक और सबसे बड़ा फैक्टर है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जिस नारे के सहारे साइकिल को रफ्तार दी, वो साइकिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से फर्राटे भरने लगी। और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने नई आस के साथ, नई उम्मीद के साथ और सकारात्मक राजनीति का समर्थन किया है। अखिलेश बोलते रहे परिणाम उलट आने वाले हैं। कॉन्फिडेंस इतना कि सिर्फ काशी सीट को चुनौती मानते रहे। लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुई तो पहले राउंड से ही समाजवादी ग्राउंड में जश्न मनने लगा। जनता ने, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए वोट दिया है। अखिलेश यादव न सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 3 से 37 पर पहुंचाए, बल्कि उनकी बदौलत मुलायम परिवार का एक एक चेहरा बम्पर नंबर से विजयी हो गया। खुद कन्नौज में अखिलेश यादव 1,70,922 वोट से जीते। मैनपुरी में डिम्पल यादव 2,21,639 वोट से जीती। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव 1,61,035 वोट से जीते। फिरोजाबाद में अक्षय यादव 89,312 वोट से जीते और बदायूं में आदित्य यादव 34,991 वोट से जीते। जीत मिली, कैसे देखते हैं आप? नेताजी ने जो रास्ता दिखाया तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इसी रास्ते पे चल करके जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, उनको हराने का काम लगातार। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जो रणनीति बनाई, उस पर यूपी की जनता ने भरोसा जताया। पीडीए के नाम पैगाम पर मुहर लगी। बार बार टिकट बदलने की रणनीति काम आई। स्थानीय मुद्दों को उठाना सफल रहा। रोजगार के नाम वोट मांगने की कोशिश काम आई। अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा सफल रहा। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। महंगाई बढ़ा दी, बताओ महंगाई कहां पहुंचा दी? जो चीजें महंगी हुई वो हम और आप जानते हैं। चाहे जो भी जरूरत की चीज हो सब महंगी हो गई। डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी सब महंगा हो गया। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का कद सबसे बड़ा हो चुका है, क्योंकि पहली बार समाजवादी पार्टी इतने मार्जिन से उत्तर प्रदेश में लाल झंडा लहराई। और जो परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद अब अखिलेश यादव यूपी की जनता का अभिवादन कर रहे हैं। समाजवादियों को मौका दिया है उनकी सेवा करने के लिए। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो कन्नौज में विकास की गति समाजवादियों ने दी थी, उस गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश के पैमाने पर जनता ने जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार। लोकसभा के चुनावी इम्तिहान में फुल डिक्टेंशन के साथ पास हुए अखिलेश यादव के पुराने रिजल्ट पूरी तरह से कवर हो चुके हैं, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और ये फिल्मी डायलॉग अखिलेश यादव पर फिलहाल फिट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।